हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस एमएमई 3 के चैप्टर 18 के क्लास 6 में हैं और आज हम लोग कुछ पहले 3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर 18.7 का जो इन्वेलप थ्योरम है उसको फिर हम लोग देखेंगे। तो लैग्रेंजियन मेथड में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शैडो प्राइस मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर हमारा मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी को, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इंक की सेटिंग कर लें। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी को सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, तो इसमें जो लैग्रेंजियन हमने बनाया था, लैग्रेंजियन इज इक्वल टू यू माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई माइनस सी। तो ये जो लैम्डा होता है, लैम्डा इज द मार्जिनल वैल्यू या फिर हम इसको शैडो प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शैडो प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल वैल्यू मतलब लैम्डा ये बताता है, जैसे हम लोगों ने निकाला था ना, डेल यू बाई डेल पी इज इक्वल टू लैम्डा आया था, डेल यू बाई डेल एक्स और फिर नीचे में पी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन इट्स प्राइस इज इक्वल टू लैम्डा। ये याद है आपको? ये कल पढ़ाया था हमने क्लास में। तो मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी को हम लोग ये शैडो प्राइस भी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस इज कॉल्ड योर शैडो प्राइस और मार्जिनल वैल्यू। इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि सपोज इन जनरल C is equal to C1 C2 dot Cm, where maximize f जो कि x1 x2 से लेकर के xn तक का फंक्शन है, सब्जेक्ट टू g1 ऑफ x1 x2 से लेकर के xn माइनस c1 इज इक्वल टू 0, फिर g2 x1 x2 से लेकर के xn माइनस c2 इज इक्वल टू 0, फिर gm x1 x2 xn माइनस cm इज इक्वल टू 0। ये अगर जनरल फॉर्म है तो हमने इन सारे कांस्टेंट्स को एक कांस्टेंट वेक्टर बना दिया c। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर बना दिया c। अब इफ c चेंजेस बाय dc, अब देखना c में चेंज कर रहे हैं dc, और dc है हमारा dc1 d ऑफ c2, फिर है d ऑफ c3 कॉमा 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 d ऑफ cm। m है, m इज द नंबर ऑफ कंस्टेंट्स और n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। अब एक चीज हमने पढ़ा था कि ऑप्टिमम वैल्यू, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि c प्लस dc माइनस ऑप्टिमम वैल्यू एट c इज इक्वल टू, ये याद है आपको, लैम्डा और फिर इंटू dc पढ़ा था हमने। उसी चीज पे अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा f स्टार c प्लस dc माइनस f स्टार c इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा भी बहुत सारे होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लाइक दिस वे, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 सब वेक्टर फॉर्म में है। लैम्डा m इंटू dc में आ जाएगा dc1 dc2 डॉट 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 dcm, तो ये हमें दे देगा f स्टार c प्लस dc माइनस f स्टार c इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू dc1 प्लस लैम्डा 2 इंटू dc2 प्लस डॉट 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 लैम्डा m इंटू dcm। ये बस जनरल जो हमने पढ़ा था ना, उसी को जनरलाइज कर दिया इन्होंने। अब अगर ये रिजल्ट ध्यान में है तो फिर अब 2-3 एग्जाम्पल जो हमारे रहते हैं उनको भी जरा हम लोग कंप्लीट कर लें। ये याद ही हो गया होगा, पहले एक लैम्डा होता था तो लैम्डा इंटू डी कहते थे। अब बहुत सारे लैम्डा हैं तो सारे लैम्डा को dc1 dc2 इन सब के साथ क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल 18.14।
फॉर एग्जाम्पल 18.11 सेक्शन 18.22 लेट यू स्टार P1 से लेकर के Pn कॉमा M डिनोट द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेनेबल B मैक्सिमम यूटिलिटी प्राइसेस आर P1 P2 से लेकर के Pn एंड द इनकम इज M। तो ध्यान से देखना, तो जब आप डेल U स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डेल M करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। डेल U स्टार बाई डेल M करोगे, M क्या है हमारा, C है, तो जब हम F स्टार को विथ रिस्पेक्ट टू C करते हैं तो हमें लैम्डा मिलता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको भी आप याद रख लो कहीं पर कि डेल F स्टार C विथ रिस्पेक्ट टू जिस भी कंस्टेंट के रिस्पेक्ट में आप करोगे CI, तो उसी का लैम्डा I CI का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही लैम्डा है तो वो लैम्डा हमें मिल जाएगा यहाँ। समझ में आ रही है बात? अगर आप यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लैम्डा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, लैम्डा को क्या बोलेंगे, तो दिस इज द रेशियो ऑफ, या डेरिवेटिव किया ना मनी के रिस्पेक्ट में, तो व्हेन मनी चेंजेस बाय 1 यूनिट देन चेंज इन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इज लैम्डा। वो चेंज करेगा लैम्डा के अमाउंट से। इसी चीज को लिखना है, लैम्डा इज इंक्रीज इन किसमें, U स्टार में लैम्डा इज इंक्रीज इन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, लैम्डा इज इंक्रीज इन U स्टार दैट इज optimal utility, that is optimal utility when money increases by 1 unit। इसके लिए एक और नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। किसके रिस्पेक्ट में, कमोडिटी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, प्राइस के रिस्पेक्ट में भी नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी टू इनकम, यूटिलिटी टू इनकम इसको बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी टू इनकम जो होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी टू इनकम और ये आ जाएगा हमारा लैम्डा। ये बस याद रखने के लिए और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 18.15, consider the problem in example 18.13 of section 18.1 and suppose we change the first constant to this one and second constant to this one. Estimate the corresponding change in। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम लेना पड़ेगा 18.13, प्रॉब्लम को फिर से लिखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने किया था ये, मैक्सिमाइज मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। 2 को इस तरीके से लिखते हैं ताकि 2 और z में डिफ्रेंशिएट कर पाए। 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। अब इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं। किसमें, ये जो है ये चेंज होने वाला है और ये चेंज होने वाला है। तो 1 को चेंज होकर के 0.9 कर देगा और इसको चेंज होकर के क्या करेगा, कंस्टेंट टू 4.1। तो न्यू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मैक्सिमाइज मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू x plus 2y plus z is equal to 0.9. This is the new value. 2x minus y minus 3z is equal to 4.1. आप मुझे ये बताओ कि जब 1 से 0.9 आ गए तो DC1 कितना हो गया, 1 माइनस 0.9 चेंज हो गया। अच्छा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करते हैं ना चेंज के लिए, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 0.1। DC2 करेंगे तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, दिस इज ऑल्सो 0.1, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क है।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम लोगों ने निकाला हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो लैम्डा 1 मतलब ये पूरा वैसा क्वेश्चन होगा, इसमें पूरा लैग्रेंजेस बना करके लैम्डा 1 निकालोगे तो 52/75, और लैम्डा 2 निकाला हुआ है हमने तो 54/75। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल का ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज कर लेते हैं। इन्होंने बोला है एस्टिमेट द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू फंक्शन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू फंक्शन बोले तो इसका मतलब क्या होता है, एफ स्टार, और किस लेवल पे रह करके, लेवल क्या था हमारा 1 और 4। अच्छा, पॉइंट था हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू, नहीं, C1 C2 इज इक्वल टू 1 एंड 4, और फिर DC वेक्टर जो था वो था हमारा -0.1 और 0.1 प्लस में। तो F स्टार C प्लस DC माइनस F स्टार, अभी तो हमने पढ़ा था ना, C इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू DC1 प्लस लैम्डा 2 इंटू DC2। चेंज निकालने को कहा है ना, तो यही देगा हमें चेंज, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। एस्टिमेट द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द फंक्शन, और फिर न्यू वैल्यू भी निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज 52/75 और DC1 इज -0.1 प्लस लैम्डा 2 इज 54/75, DC2 इज 0.1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग कितना आ जाएगा, 0.2/75। सो दिस इज द चेंज इन द वैल्यू। अब अगर न्यू वैल्यू निकालना है तो न्यू वैल्यू हो जाएगा एफ स्टार सी प्लस डी सी। तो एफ स्टार सी प्लस डी सी इज इक्वल टू, ये चीज उधर चली जाएगी बस, एफ स्टार सी प्लस 0.2/75। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब ये सारी जितनी भी RHS की वैल्यू है लैम्डा 1 इंटू क्या था हमारा, लैम्डा 1 इंटू DC1 प्लस लैम्डा 2 इंटू DC2, इसके साथ जाकर के ऐड हो जाएगा। अब एफ स्टार सी तो है नहीं हमारे पास, एफ स्टार सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सी हमारा कितना है 1 और 4, और एफ था क्या फंक्शन हमारा, एफ फंक्शन था x² y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z²। तो जब हम एफ स्टार निकालेंगे 1 और 4 पे तो यह आ जाएगा 1² प्लस 4² प्लस z की भी वैल्यू चाहिए, z निकालोगे तो आ जाएगा, अच्छा C1 और C2 की वैल्यू चाहिए ना 1 और 4 पे, C1 और C2 है इतना, तो x y z तो हमने निकाला ही नहीं, ठीक है। पॉइंट था हमारा 16/15, 1/3 माइनस 11/15, ये स्टेशनरी पॉइंट था हमारा। लास्ट क्लास में हमने निकाला था काफ़ी मेहनत के बाद, तो समझने से मतलब है जब ये पॉइंट आ जाएगा तो आपका एफ स्टार भी आ जाएगा, एफ स्टार मतलब ऑप्टिमल वैल्यू, तो ये आ जाएगा 16/15 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11/15 का स्क्वायर, और ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी ये तो आ ही गई। समझ में आ रहा है? पूरा सॉल्व होकर के 402/225। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा? आ रहा है। तो C प्लस DC निकालने का एक ये भी तरीका है कि आप FC को राइट हैंड के साथ ऐड कर दो, यानी एक और फॉर्मूला बन गया कि अगर न्यू वैल्यू आपको चाहिए C प्लस DC, तो लगभग आप F स्टार C और प्लस क्या कर दो, लैम्डा 1 इंटू DC1 प्लस लैम्डा 2 इंटू DC2, लाइक दिस वे, जहाँ तक जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब वेरीफाई करने का बहुत सारा तरीका है, आपके पास नई वाली वैल्यू है तो एफ स्टार में आप डाल दोगे C प्लस डेल्टा C,
c प्लस डी सी के बाद नई वाली वैल्यू कितनी आई है 0.9 और 4.1। जब इस पे निकालोगे तो इनका x y और z अलग ही आएगा। x y z निकाल करके फिर उसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे। ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर एग्जाम में आएगा तो बस इतना ही एनफ है, ये वाली चीज़। आपने एफ स्टार सी तो निकाला ही होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी को यहाँ पर आकर के ऐड कर दोगे। एक एक्सटेंडेड पार्ट होगा आपके क्वेश्चन का। समझ में आई बात? यानी अप्रोक्सीमेशन हो गया। पहले भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर 16 में, उधर चैप्टर 5 में, सब जगह किया हुआ है। वही अप्रोक्सीमेशन है कि नई वैल्यू अगर निकालना है चेंज करने के बाद कंस्ट्रेंट, तो कैसे निकाला जाएगा। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया। अब इसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा इनवेलप थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन नाम इसका क्यों है इनवेलप थ्योरम, वो भी समझ में आ जाएगा। इनवेलप थ्योरम, इसका क्या कहना है, ध्यान से सुनो। इफ एफ स्टार आर, एफ स्टार मतलब ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चाहे मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू, इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स एफ एक्स आर। सपोज करो मैक्सिमम का क्वेश्चन है, एंड स्टेशनरी वैल्यू इज द stationary value that maximizes fxr। मतलब ये वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ये वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद आया है। देन del f star r विथ रिस्पेक्ट टू del आर जे। अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया जिस भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन आर वेक्टर का है, आर में हो सकता है पी क्यू एस कुछ भी हो, अगर पी के रिस्पेक्ट में किया तो वही वैल्यू आएगी जो आप एफ एक्स स्टार आर आर को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, del आर जे के रिस्पेक्ट में करोगे। j इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि ऑप्टिमम वैल्यू को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आप फंक्शन को जो डिफरेंशिएट किए हो उसमें ऑप्टिमम वैल्यू डाल दो, बात बराबर ही होगा। नहीं आई बात समझ में? पहले मैक्सिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन निकाल लिया, उसके अंदर में एक्स स्टार पुट कर रहे हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू वाली x को डाल दिया, तो भी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यही है इसका मतलब। इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू, और इसमें क्या है, पुटिंग x स्टार इन डेरिवेटिव ऑफ f। मतलब f का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाला है, f का डेरिवेटिव निकाल दिया, उसमें अगर x स्टार पुट कर दोगे तो सेम चीज आएगी निकल करके। तो इसको इन्वेलप थ्योरम कहते हैं। एक और तरीके से आप इन्वेलप थ्योरम को भी समझ सकते हो ज्योमेट्रिकली। मान एक मिनट हाँ नोट करना है, ठीक है कर लो। कर लिया? अब देखो यहाँ y और r आ गया। सपोज करो यहाँ पर है f ऑफ x1r, मतलब जो फंक्शन f है हमारा, जैसे भी क्वेश्चन में था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फंक्शन था। मैक्सिमम तो किसी एक लेवल पे मिल रहा था, किस पे मिल रहा था, मैक्सिमम एट दिस लेवल। लेकिन हमने फंक्शन को क्या किया, हर लेवल पे डाल करके देख रहे हैं। f x1r, फिर कहीं पे डाला f
x2r, इसके फंक्शन का मान लो मैक्सिमम कुछ इस तरीके से आया, इसके फंक्शन का मैक्सिमम कुछ इस तरीके से आया। हर लेवल पे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग निकलेगी ना। एफ एक्स थ्री आर, एफ एक्स फोर आर, सब पे अलग 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 आ रहा है। तो कुछ ऐसा बनेगा इसका, एक मिनट, तो कुछ ऐसा बनेगा अगर आप सारे मैक्सिमम को ज्वाइन करोगे। ये रहा मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, सारे मैक्सिमम को ज्वाइन करोगे तो ये भी एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का नाम होगा y इज इक्वल टू एफ स्टार आर। नहीं आई बात समझ में? आपने सारे पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, और जब सारे वैल्यूज को आप देखोगे ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एफ स्टार आर, यानी ऑप्टिमल वैल्यू का फंक्शन होगा। तो ऑप्टिमल वैल्यू का फंक्शन जो है वो सारे वैल्यूज को क्या कर रहा है, अपने अंदर में अपने अंडर रख रहा है, जैसे इन्वेलप के अंदर एक लेटर को रखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इन्वेलप थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम लोग लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो ये होता है, एफ स्टार आर इज द इन्वेलप ऑफ ऑल डिफरेंट एफ एक्स आर फंक्शंस। जितने भी फंक्शन बनेंगे सबका इन्वेलप, सबका मतलब सबको कंटेन करने वाला जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा एफ स्टार आर, जो सबको सेटिस्फाई करेगा। यही है इन्वेलप थ्योरम। और इन्वेलप थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जब आप एफ स्टार आर को किसी डेल आर जे के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऑप्टिमम वैल्यू को जो डिफ्रेंशिएट करोगे सेम आएगा जब आप लैग्रेंजियन को डिफ्रेंशिएट करोगे। मतलब चाहे ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो या लैग्रेंजियन को डिफ्रेंशिएट करो, बात बराबर है, बात बराबर है। यही तो चीज है, क्या है, इन्वेलप थ्योरम का एप्लीकेशन। यही हम लोगों को यूज करना है, यूज इन न्यूमेरिकल। बाकी सब कुछ आप भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद होना चाहिए कि लास्ट में जो वैल्यू फंक्शन निकलता है आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही सेम वैल्यू आएगा जो आप लैग्रेंजियन को उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 18.16। ये पहले भी हमने किया हुआ है। मिनिमाइज c इज इक्वल टू आर के प्लस डब्ल्यू एल सब्जेक्ट टू k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4 q। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हमने रखा था, लैग्रेंजियन बनाया था, याद होगा आपको, लैग्रेंजियन बनाया था। मिनिमाइज करना था तो आर के प्लस डब्ल्यू एल माइनस लैम्डा के हाफ एल टू द पावर 1/4 माइनस क्यू। ये लैग्रेंजियन था और पूरा हमने सॉल्व किया था इसका, अगर आपको याद होगा तो। क्या आया था सॉल्यूशन, कुछ याद है किसी को? इसका आया था ये 18.6 से था, फ्रॉम 18.6 हमने निकाला हुआ था। ये आया था लैम्डा इज इक्वल टू 4w k टू द पावर माइनस हाफ l टू द पावर 3/4। बड़े आराम से निकाला था। फिर उसके बाद से k स्टार आया था 2 टू द पावर 1/3 r टू द पावर माइनस 1/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 4/3। फिर l स्टार निकाला था 2 टू द पावर माइनस 2/3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर माइनस 2/3 q टू द पावर 4/3। 2-3 क्लास बैक जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये। और c स्टार जिसकी हमें ज़रूरत है, c स्टार निकाला था 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2/3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 4/3। ये था हमारा फंक्शन। अगर आपको याद होगा तो ये सब हमने सॉल्व करके निकाला भी था काफ़ी टाइम के बाद। तो अब इसमें हम लोगों को अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये इन्वेलप थ्योरम। इन्वेलप थ्योरम का एप्लीकेशन बोलता है कि आप इस डेल सी स्टार को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहोगे। यहाँ पर जो सी स्टार है ये किसका किसका फंक्शन है, आर डब्ल्यू और क्यू का फंक्शन है, आर डब्ल्यू क्यू का फंक्शन है।
तो डेल सी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डेल आर करोगे तो वही आएगा जो डेल लैग्रेंजियन फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू आर आएगा। ये कहना है इन्वेलप थ्योरम का। एक बार करके देखें। तो चलो करते हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लाइक डेल सी स्टार भाई अगर डब्लू किए तो ये आ जाएगा डेल लैग्रेंजियन बाय डेल डब्लू। फिर करेंगे तो डेल सी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डेल क्यू इज इक्वल टू डेल लैग्रेंजियन बाय डेल क्यू। तीनों को एक एक करके वेरीफाई करेंगे। तो पहले सी स्टार दिख रहा है आपको, सी स्टार इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2/3 r टू द पावर 2/3 w टू द पावर 1/3 q टू द पावर 4/3। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल सी स्टार बाय डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2/3 बाहर, खाली आर का होगा ना, बाकी सारी चीजें तो कॉपी हो जाएंगी। और आर का करेंगे तो 2/3 r टू द पावर 2/3 -1 कितना हो जाएगा, -1/3। हाँ जी, -1/3। तो देखो 3 3 कैंसिल, 2 का पावर देखोगे तो 1 -2/3, 3 - 2 1/3, 2 टू द पावर 1/3, w टू द पावर 1/3, q टू द पावर 4/3 और नीचे में आ गया r टू द पावर 1/3। देखो तो ये किससे मैच करता है। अच्छा ये तो अभी हमने LHS निकाला है, अब RHS निकालेंगे। तो डेल लैग्रेंजियन बाय डेल आर करेंगे, डेल बाय डेल आर, और इसका लैग्रेंजियन क्या था, याद है लैग्रेंजियन आपको, आर के प्लस डब्ल्यू एल माइनस लैम्डा के टू द पावर हाफ एल टू द पावर 1/4 माइनस क्यू, यही था ना, देख लो तो एक बार। ठीक है, आर के प्लस डब्ल्यू एल माइनस दिस। जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो के डब्ल्यू एल तो जीरो हो जाएगा और इधर कहीं है नहीं, तो ये के आ गया सिंपली। अब देखो कि ये चीज पूरी चीज के इक्वल है कि नहीं है, तभी मैंने के स्टार लिखा था ना। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दे, इधर देखो, इससे मैच करो के स्टार से। 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/3, w टू द पावर 1/3, w टू द q टू द पावर 4/3 और नीचे में r टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू के स्टार। ठीक है, हेंस ये भी तो के स्टार ही आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये आता है क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का, इन्वेलप थ्योरम का यूज करना। तो जो बहुत लास्ट में हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उसको डिफरेंशिएट करोगे, सेम वैल्यू आएगा अगर आप स्टार्टिंग का लैग्रेंजियन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। आई बात समझ में। इसी तरीके से ये दोनों आप कर सकते हो होमवर्क में। ये HW दे देते हैं आपको वेरीफाई करने के लिए, ये भी दे देते हैं, आप अपना इसको कर लेना, इजी है। तो ये था हमारा इन्वेलप थ्योरम। इस तरीके से हमने 18.7 कर लिया। अब एक हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 18.8, जो कि है, हेडिंग देना, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये टॉपिक जो है रिसेंटली कुछ ही साल पहले ऐड हुआ, एक दो साल ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं है। इसमें जो है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग से चैप्टर 18 में ये कहा है कि हर जगह कंस्ट्रेंट आपको इज इक्वल टू मिलेगा। कहा है कि नहीं कहा है कि हर जगह gx y इज इक्वल टू सी मिलेगा। लेकिन जब gx y इज इक्वल टू सी ना मिल करके नॉन लीनियर आने लगे तब क्या होगा। ठीक है, तो जब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग आने लगेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग तो हमें पता है, वो तो हम लोग चैप्टर 19 में पढ़ेंगे, जब सारे कंस्टेंट लीनियर होंगे और लेस देन इक्वल टू होंगे। लेकिन यहाँ पर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोगों को सीखना है बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड, बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड। तो बाय लैग्रेंजेस मेथड, ठीक है, या इसको हम लोग कुन एंड टकर कंडीशन भी कहते हैं, कुन एंड टकर UCKER कंडीशंस।
कुन एंड टकर कंडीशंस। इसको बड़े पेशेंस के साथ सुनना है और समझना है, क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी देर के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन लूज हुआ तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। थोड़ा सा शुरुआत में थ्योरी लिखना पड़ता है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा हौच-पौच होगा ये, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान से सुन रहे होगे तो फिर आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, फिर जैसे आप दोबारा पढ़ोगे ये आपको याद हो जाएगा, फिर ये बहुत ईजी लगने लगेगा। तो बच्चे अब आप लोग भी रेडी हो जाए साथ साथ लिखने के लिए, थोड़ा थोड़ा लिख लिख करके फिर हम लोग समझते रहेंगे इसको, फिर जब एक क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, तो तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट राइटिंग। तो इसमें है सबसे पहला पॉइंट कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक जनरल जो है वो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसा दिखेगा, इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आपको नजर आने वाले हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा, मैक्सिमाइज। तो यहाँ देखो मैक्सिमाइज करना है हमें, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, f ऑफ x1 x2 से लेकर के xn सब्जेक्ट टू x1 x2 से लेकर के xn सब्जेक्ट टू g1 x1 जो जनरल फॉर्म है, लेस देन इक्वल टू c1, ये मिल गया लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं मिलेगा, लेस देन इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा, फिर g2 मिलेगा, g3 मिलेगा, फिर इसी तरीके से gm, यानी नंबर ऑफ कांस्टेंट इज m, नंबर ऑफ वेरिएबल इज n, x1 से लेकर के xn इज लेस देन इक्वल टू cm, इज लेस देन इक्वल टू cm, ठीक है, ये आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट है, तो ये चीज आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिला करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है दिस सेट ऑफ वेक्टर्स। अब इसका जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो खाली x और y तो होगा नहीं, जब इतने सारे वेरिएबल हैं तो वो भी जो सॉल्यूशन का पॉइंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। तो दी सेट ऑफ वेक्टर्स x इज इक्वल टू x1 से लेकर के xn that satisfies all the constraints is called the constraint set and the admissible set, यानी जो सॉल्यूशन वाला आएगा उसको कंस्ट्रेंट सेट के नाम से भी बोलेंगे, एडमिसिबल सेट भी बोलेंगे, या फिर फिजिबल सेट भी बोलेंगे। फिजिबल तो हम लोग वर्ड यूज करते रहे पहले भी चैप्टर 17 में, तो आप इस वर्ड से फेमिलियर हो, फिजिबल सेट से। एडमिसिबल सेट से आप फेमिलियर नहीं थे, और कंस्ट्रेंट सेट भी लगभग आइडिया लग ही जाएगा जब नाम सामने में आएगा कि भाई सारे कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, वो वेक्टर हमारा कहलाएगा कंस्ट्रेंट सेट या फिर फिजिबल सेट। खाली 2 डायमेंशन में होता तो हम उसको पॉइंट बोलते, 3 डायमेंशन तक भी चलो पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसको फिर वेक्टर का नाम देंगे, वो पॉइंट नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट है, कभी अगर मिनिमाइज का बोले तो हम मैक्सिमाइज का सीख रहे हैं, मिनिमाइज बोलेगा तो भी हम मैक्सिमाइज ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फंक्शन के नेगेटिव का। नहीं समझे? यहाँ ध्यान दो, अगर ये फंक्शन हमारा इसका मिनिमा निकालना है, मिनिमा, तो ये f है, हम इसका उल्टा कर देंगे, माइनस f कर देंगे, माइनस f कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, माइनस f, और इसका भी वही पॉइंट होगा, मैक्सिमा का सेम पॉइंट होगा जो मिनिमा का पॉइंट होगा। समझ में आ रही है बात?
तो वेक्टर विल बी सेम, वेक्टर विल बी सेम। इसलिए मिनिमाइज का अलग से कुछ पढ़ने को जरूरत नहीं है। जब भी मिनिमाइज का क्वेश्चन आएगा तो हम मैक्सिमाइज और फंक्शन में माइनस लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है g(x1), ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट है। g(x2), xn, पहला हो सकता है g1 g2, अगर gj ले लें तो ये बड़ा हो जाएगा cj से, है ना। और हमें आदत क्या है, लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट हमेशा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम में ऑलवेज क्या मिलेगा हमें, इसको आप कहीं लिख लो, लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट, लेस देन इक्वल टू हमेशा देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों साइड अगर माइनस लगा दोगे, जैसे 5 बड़ा होता है 3 से, -5 लगा दोगे तो -3 से छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस लगाना पड़ेगा। तो -gj x1 x2 से लेकर के xn लेस देन इक्वल टू -cj। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वी इन दिस वे वी कैन चेंज आवर कंस्ट्रेंट। ये सब मेथड है। अभी तैयारी चल रही है कि क्वेश्चन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में सारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। अगर कोई ग्रेटर देन है तो दोनों साइड माइनस लगा करके उसको लेस देन में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू इनटू लेस देन इक्वल टू टाइप। क्लियर, ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को। अब है आगे मेथड टू सॉल्व फॉर द सिंपल केस। अब मेथड पे आ जाते हैं। ये सब तो खैर तैयारी थी, टर्म्स जो थे जरूरी उनको हम लोगों ने कर लिया। मेथड्स टू सॉल्व फॉर द सिंपल केस। कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन फिर से वही, मैक्सिमाइज f(x, y) मेथड पे ध्यान देना, क्योंकि फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो यही मेथड अप्लाई करेंगे। g(x, y) इज लेस देन इक्वल टू c। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में देखो यहाँ तो अप्रोप्रिएट है ना, लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू नहीं होता तो दोनों साइड माइनस लगा करके फिर किस में कन्वर्ट करते, लेस देन इक्वल टू में। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सीधा बढ़ जाएंगे। अगर मिनिमाइज का होता तो फिर फंक्शन में माइनस लगा करके फिर उसको मैक्सिमाइज करते। समझ में आ रही है बात? तो वो दोनों हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में है राइट दी लैग्रेंजियन फंक्शन। क्या करेंगे? राइट दी लैग्रेंजियन फंक्शन। सीधा सा लैग्रेंजियन फंक्शन बना लेना, लेस देन इक्वल टू है तो भी। अब लेस देन इक्वल टू का क्या इफेक्ट पड़ेगा देखेंगे स्टेप 2 में। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा Lxy इज इक्वल टू f(x, y) माइनस लैम्डा g(x, y) माइनस c। बन गया। स्टेप 2 वही अपना पहले जैसा, Lx डैश इज इक्वल टू 0, Ly डैश इज इक्वल टू 0। Lx डैश करेंगे तो इसका मतलब है fx डैश xy माइनस लैम्डा, फिर gx डैश xy, c तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और फिर fy डैश xy माइनस लैम्डा gy डैश xy इज इक्वल टू 0। ये तो खैर हम लोग करते ही है ना स्टेशनरी वैल्यू के लिए, ये तो करना ही करना है। इसके बाद से अब स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान में रखना है, ये तो करना ही करना है। टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। कौन सा? स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। अब है स्टेप 3 जो कि ध्यान में देना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ नया आ गया है। इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। अगर आपने एलपीपी किया होगा तो आपको स्लैकनेस को इंट्रोड्यूस करना आता होगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहीं पे सीख लो। तो इस स्टेप का नाम है इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री
इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। अब स्लैकनेस कंडीशन क्या है, तो ध्यान से देखें। इसमें हम लोग लैम्डा ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लैम्डा जो है वो नेगेटिव नहीं है। लैम्डा क्या है, नॉन नेगेटिव है। इज इक्वल टू 0 कब होगा, अगर जी एक्स वाई इज लेस देन सी। अभी समझ में आ जाएगा आपको इसका क्या मतलब है। इसमें ना 3 केसेस बनेंगे आपके, लैम्डा का और इसका पेयर। ये थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को, लेकिन ये मेथड यही है, कून एंड टक्कर ने मिलकर के कंडीशन दिया था। तो मीन्स अब इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान से सुनना, इन द सेंस that at most one can be slack, that is inequality। ज्यादा से ज्यादा एक ही इनइक्वलिटी हो सकता है, 2 इनइक्वलिटी अलाउड नहीं होगा। लैम्डा और इस पे दोनों पे इनइक्वलिटी अलाउड नहीं होगा, और साथ ही साथ एटलीस्ट वन मस्ट बी एन इक्वलिटी। बात वही हो गया, कम से कम जो है एटलीस्ट वन बी एन इक्वलिटी, मतलब कम से कम एक में तो इज इक्वल टू दिखेगा, 2 जगह इनइक्वलिटी चल सकता है, लेकिन इक्वलिटी वन मस्ट बी एन इक्वलिटी। एट मोस्ट वन कैन बी स्लैक। अच्छा, 2 इनइक्वलिटी नहीं चलेगा, यानी 2 लेस देन अलाउड नहीं है, और कम से कम एक इक्वलिटी तो जरूर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें। अगर आपने लैम्डा ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो फिर जो दूसरा कंडीशन है, जो जहां पे दूसरा एरो है, अब उसको स्लैक नहीं ले सकते, तो जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, सी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि एट मोस्ट वन कैन बी इनइक्वलिटी, ज्यादा से ज्यादा एक ही इनइक्वलिटी दिखेगा किसी भी स्टेटमेंट में। तो इससे ना 3 स्टेटमेंट निकलेंगे, 3 स्टेटमेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन के। पहला कॉम्बिनेशन होगा बच्चे कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 और जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि जी एक्स वाई तो लेस देन सी लगा नहीं सकते। दूसरा होगा अगर आपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 ले लिया, एटलीस्ट वन मस्ट बी इक्वलिटी। तो जब एक लैम्डा 0 लिया है तो जी एक्स वाई जो है ये लेस देन सी हो सकता है, और लैम्डा इज इक्वल टू 0 के साथ जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट पे कोई कंडीशन नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी दो इक्वलिटी भी चल सकता है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, फिर समझो ध्यान से। इन इक्वलिटी 2 नहीं आएगी, इक्वलिटी 2 आ सकती है। तो हमने ये वाला केस नहीं लिखा, जी एक्स वाई लेस देन सी, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये 3 केसेस ही हमारे पॉसिबल केसेस होंगे। अब आप कहोगे मैम आपने लैम्डा को नेगेटिव नहीं लिया, तो बच्चे लैम्डा तो नॉन नेगेटिव है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चलेगा। लैम्डा तो नॉन नेगेटिव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चलेगा। क्लियर? इसको आप लिख ले, एट मोस्ट वन इनइक्वलिटी साइन बी देयर, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेप 4, ये 3 सिचुएशन बनाने के बाद हम लोग ढूंढते हैं ऐसा एक्स वाई जो सबको सेटिस्फाई कर सके हर कंडीशन में। we find xy to satisfy different 3 cases, different 3 situations of gxy less than equal to c का, ठीक है। अब एक नोट इसमें लिख लो आप, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझाएंगे। नोट में है
कि डेल एल बाई डेल लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, जब लैग्रेंजियन को आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, लैग्रेंजियन क्या बनता है, एफ माइनस लैम्डा इंटू जी माइनस सी, यही बनता है ना। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, जी एक्स वाई और लैम्डा का कोफिशिएंट और प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू टाइप। पता है इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव और घबराओ नहीं, बस अब इसके बाद से एक एग्जांपल करेंगे तो सारी चीजें खुल करके सामने में आ जाएगी। इनएक्टिव और स्लैक कंस्ट्रेंट एट द ऑप्टिमम, तो जो हम लोग लैग्रेंजियन में नहीं अप्लाई करते थे, डेल एल बाई डेल लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन को, इस कंडीशन को कुछ बुक यूज करते हैं और कुछ बुक नहीं यूज करते। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, बहुत हो गया भाषणबाजी, एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल 18.17 रेडी है, एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे तो देख लें। पहला स्टेप, तो पहले दो स्टेप को तो आप आंख बंद करके कर लोगे जैसे पहले करते थे, आप भूल जाओ कि ये इनइक्वलिटी टाइप है और करते जाओ। इनइक्वलिटी का स्टेप थर्ड में फिर हम लोग निपटारा करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। आज एक क्वेश्चन करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 2 क्लासेस तक चलने वाला है। आज का क्लास बिल्कुल बेस है नेक्स्ट 2 क्लासेस के लिए। अब यही सारे टॉपिक है 18.9 तक। तो 18.17 में बच्चे क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई is equal to x square plus y square plus y minus 1 subject to gxy is equal to x square plus y square less than equal to 1। देखो मिल गया ना, लेस देन इक्वल टू 1, तुरंत दिमाग काम करेगा कि सिंपल लैग्रेंजियन से खाली काम नहीं चलेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये। तो आगे बढ़े, तो सबसे पहले तो इसको लैग्रेंजियन की तरह सॉल्व करना है। तो लैग्रेंजियन इज Lagrangian LXY is equal to fxy minus lambda gxy माइनस सी। इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, लेस देन इक्वल टू को भूल जाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका निकालेंगे, एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0, दोनों निकालेंगे। तो चलो करते हैं। एल एक्स डैश करेंगे तो 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स। लैम्डा वाला केस अलग तरीके से हैंडल करना है, इसलिए सिर्फ एल एक्स डैश मैंने स्टेप 2 में लिखवाया था आपको कि क्या करना है। देखो स्टेप 2 में खाली ये लिखवाया था, ये एल लैम्डा डैश नहीं किया था। लैम्डा का फिर अलग से स्टेप थर्ड में अलग से इंटरप्रिटेशन है। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल, x इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 होगा या फिर लैम्डा 1 होगा। लेट इट बी सेकेंड कंडीशन। अब जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले, कुछ ले, अच्छा इसमें तो 1 आ गया तो इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा। लेट इट बी थर्ड। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड का कंडीशन और थर्ड का कंडीशन, तीनों है। अब स्टेप थर्ड करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन।
कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। वही वही अपना पुराना लैम्डा चलेगा ग्रेटर देन 0, सिर्फ एक ही लैम्डा लिया है। क्यों? क्योंकि एक ही कंस्टेंट है हमारे पास, एक ही लैम्डा से काम चल जाएगा। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। यानी वही कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात की, एक साथ दो इनइक्वलिटी नहीं चलेगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये इज इक्वल टू चल सकता है, लेकिन अगर लैम्डा ग्रेटर देन इज लैम्डा अगर इज इक्वल टू 0 तो फिर इसको लेस देन होना पड़ेगा। दैट इज इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फिर इनइक्वलिटी में रहना पड़ेगा, वो इज इक्वल टू नहीं हो सकता। दो इज इक्वल टू एक साथ। अच्छा ठीक है, दो इज इक्वल टू मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नहीं चलेगा, दोनों ग्रेटर देन 0 नहीं होंगे। बात आ रही है समझ में? ये भी हो सकता है एंड दूसरा भी हो सकता है, लैम्डा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चल सकता है। लेकिन दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं चलेगा। और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, एक मिनट, इज इक्वल टू 1 चलेगा, क्योंकि दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं होगा। तो चलो अब फ्रॉम टू ये जो दो कंडीशन आए थे इनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टू अभी एक कंडीशन को लेकर के बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो इसका मतलब क्या है, किसी एक में डाल दो। अगर x 0 है तो फिर लैम्डा कितना है? अच्छा पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेकर के चलो, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 में बहुत सारे केसेस निकलेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1, पहले ये वाली कंडीशन ले रहे हैं बच्चे, पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो फिर हम लोग इसमें पुट करेंगे, किसमें? थर्ड में, और इसमें भी पुट करेंगे, सेकंड में भी पुट करेंगे, सेकंड में भी पुट करेंगे, इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन थर्ड में पुट करते हैं, पुटिंग इन थर्ड, तो मिल जाएगा हमें 2y प्लस 1 माइनस लैम्डा की जगह पे 1 आ गया, 2 लैम्डा वाई, 2 इंटू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि 1 इज इक्वल टू 0। नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली ऐसी चीज नहीं हो सकती कि एक साइड पे 1 हो और एक साइड पे 0 हो। सो लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। काम यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ जो हमारा लैम्डा का जो ऑप्शन आ रहा था, इससे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से जो लैम्डा का ऑप्शन आ रहा था वो तो गया। अब बचा x इज इक्वल टू 0। बहुत आराम से इसको, आपको अगर 3-4 बार भी देखने की जरूरत पड़े तो आप इसको देखो, इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि समझ में ना आ जाए। लैम्डा इज इक्वल टू 1 कंडीशन यूज हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम टू x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो पुटिंग इन, हमारे पास कंस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही है ना कंस्टेंट। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो है क्या कंस्टेंट हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर उसमें पुट कर दें तो 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, एक बार लेस देन भी लेंगे, ये अभी इज इक्वल टू ले रहे हैं, ये लेस देन भी लेकर के हमें सोचना है। तो वेट करें, अभी x इज इक्वल टू 0 में दो केस निकलेंगे, x इज इक्वल टू 0 ऐसे करना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 में ये और एक इधर। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इफ, इसको शेड कर देते हैं, दो कंडीशन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, तब का ट्रीटमेंट अलग होगा। अभी हम लोग इस वाले केस में बढ़ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिला हमें, तो पॉइंट हमें क्या मिल गया?
y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मिला। अब इसके भी दो केसेस बनेंगे, y इज इक्वल टू प्लस वन और y इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसका लैम्डा भी चाहिए और हमें x भी चाहिए, तो 0 और 1 तो पॉइंट मिल गया, 0 और माइनस वन पॉइंट मिल गया। आप इसको शेड कर दें, सॉल्यूशन के स्टेशनरी वैल्यूज तो मिल गए, लेकिन लैम्डा नहीं मिला है। लैम्डा के लिए किस में पुट करें, y इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग इन थर्ड, तो लैम्डा आ जाएगा। तो पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, थर्ड में डालेंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन है क्या हमारा, थर्ड इक्वेशन है 2y प्लस वन माइनस टू लैम्डा वाई, 2y प्लस वन माइनस टू लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 2 प्लस वन माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। और जब इसमें आप करोगे पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस वन इन थर्ड, तो क्या मिलेगा, 2y प्लस वाई माइनस टू लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। यही था ना थर्ड, इसमें y की जगह पे माइनस वाई वन डाल देना है, तो माइनस टू प्लस वन माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। मुझे पता है आपके लिए भी ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस 5 मिनट और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेप कर चुके हैं, अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। बोले तो x इज इक्वल टू 0 के साथ दो केस होने थे, ये वाला केस हो गया जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस केस में बढ़ेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके साथ दो केस लेकर के क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों को लेकर के चलेंगे हम लोग। तो अब लेस देन 1 वाले में चलते हैं। तो अब अगर इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, तो हमें मिलेगा 0 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, तो वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन 1, वाई प्लस वन, वाई माइनस वन लेस देन 1, नंबर लाइन पे माइनस वन प्लस वन। अगर बड़ा लोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो y बिलोंग करेगा क्या, y कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, y बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, क्योंकि लेस देन 0 होना है। अब ध्यान से सुनो, इसमें सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, तो कोई मुझे बता सकता है, सो लैम्डा का क्या होगा। यहां तो एक इनइक्वालिटी आ ही गया है, अभी हम लोगों ने 3 कंडीशन बनाए थे ना थोड़ी देर पहले, अगर लेस देन आ गया तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक इनइक्वालिटी आ गया तो फिर दूसरा तो इनइक्वालिटी नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो अब अगर हम पुट कर दे लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंडीशन के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 0 आया है, सो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन किस में, थर्ड में, तो मिलेगा हमें, थर्ड में जब पुट करेंगे तो मिलेगा हमें लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो थर्ड में क्या था, 2y प्लस वन माइनस टू लैम्डा y इज इक्वल टू 0, लैम्डा 0 कर देंगे तो 2y प्लस वन इज इक्वल टू 0, 2y प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ। और जब y इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल गया तो फिर x तो हमारा 0 था ही, 0 माइनस हाफ। तो अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, जितने भी कंडीशन थे हमने सारा का सारा यूज कर लिया। ध्यान से देखें, हमने ये वाला भी कंडीशन यूज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेस देन वाला भी यूज कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 0, सारा कुछ यूज कर लिया हमने इसमें। अब सारे पॉइंट्स को आप रखोगे एक जगह,
अब देखो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं बच्चे, ये रहा 0 1 0 -1 और 0 -1/2। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट्स, और एफ एक्स वाई को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना। एफ एक्स वाई क्या था इस क्वेश्चन में, x² + y² + y -1। तो x² + y² + y -1 लिख दिया। पॉइंट्स को लिखो जल्दी, 0 1 0 -1 0 -½ अब वैल्यू निकालेंगे, तो 0 1 1 2 -1 1, फिर 0 -1 डालेंगे तो -1 का 1 -1 -2 तो -1, और फिर जब 0 और -½ डालेंगे तो 0 -½ का स्क्वायर -½ -1, तो ये आ गया 1/4 -1/2 -1 4 1 -2 -4 4 to 6 -5/4, तो ये आ गया -5/4। तो इसका मिनिमम कहाँ है, मिनिमम इज इक्वल टू -5/4 किस पॉइंट पे, एट 0 -½ पे, एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 कहाँ पर, एट 0 1 पे। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि मैम आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो इसके लिए बच्चे हमने ईवीटी थ्योरम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, ईवीटी। ईवीटी थ्योरम में आप कह दोगे कि एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो वो तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा ही। कैसे पता, क्योंकि फंक्शन जो है उसमें कोई डिनोमिनेटर है नहीं और अंडर रूट है नहीं, तो कोई भी ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आना ही नहीं है, वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कौन सा, x² + y² + y -1, और एंड दूसरा क्या है, gxy। gxy में क्या है, दैट इज x² + y² <= 1 is a closed bounded set। क्लोज्ड बाउंडेड सेट, कुछ याद आ रहा है, ये हो जाएगा सर्कल अंदर का और बाउंड्री का, तो क्लोज्ड बाउंडेड सेट हो गया। तो ईवीटी के लिए दो ही रिक्वायरमेंट होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डोमेन जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होना चाहिए। सो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये कभी कभी आ जाता है कि हाउ यू कैन बी सो श्योर अबाउट वेदर इट हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम, और कैन यू गिव सम स्टेटमेंट या कोई लॉजिक दैट इट विल हैव सर्टेनली मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको ईवीटी का स्टेटमेंट जो है इसी को पूरा यूज़ करके लिखना होगा। तो आज जो बच्चे हमने स्टार्ट किया है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच ज़्यादा है, समझने वाले डीप कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। तो आज तो मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी स्टार्ट कर दी है और एक न्यूमेरिकल कराया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक कंटिन्यू होगा। अब यही चीज़ जनरलाइज हो जाएगी, जब बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे तो क्या करना है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको पूरा रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यूजलेस हो जाएगा, नहीं आएगा समझ में। आप कहोगे मैम आप हर क्लास के पहले यही कहते हो, तो क्या करें, कहना पड़ेगा। लेकिन आज तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अगर आज की क्लास आप नहीं पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लगेगा पता नहीं कौन सा फ्रेंच में मैम पढ़ा रही हैं। तो आज बच्चे क्लास का कौन सा नंबर था, याद है आपको? आज कौन सी क्लास, नहीं 5 नहीं थी शायद, 6 देख लेते हैं। एनवेलप थ्योरम के पहले एक कराया था ना, क्लास देखो 6 था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास नंबर 7th। यही टॉपिक कंटिन्यू होगा क्लास 7th में भी, क्लास 7th चैप्टर 18। तो इसलिए टॉपिक का नेम नहीं लिख रहे, यही चलेगा अभी, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग ही। अब दो ही सेक्शन तो रह गए हमारे, 18.8 और 18.9, और 10 तो है नहीं हमारे कोर्स में, तो यही दो सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन चल रहा है अभी हमारा 18.8। तो फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय। और रिवीजन करने के लिए वीडियो है ही, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो।
और कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ भी डाउट क्लास में पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।